गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 125 है। इससे पहले हमने 90 डेज में सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अगले 15 दिनों में हमने रिवीजन भी कर लिया था। फिर हमने स्टार्ट किए थे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का लेवल, रेलवे के मॉक टेस्ट चल रहे हैं तो रेलवे के कंपैरिजन में काफ़ी हाई रहता है। इसका मतलब SSC की एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, CDS की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए भी ये सारी की सारी चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक, क्लासेस के PDF और नोट्स मिलते हैं। नीचे वाला पार्ट अपना डाउट ग्रुप है, यहाँ आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, पिछले सेशन में एक सवाल था इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आपको ये काम दिया था, क्या आप इसके अंदर रेडियस 1 और रेडियस 2 फाइंड कर सकते हैं। प्लस के अंदर मुझे एक उम्मीद थी कि कोई बच्चा इसका एक कॉमन सेंस वाला आंसर भी बताएगा, कोई ना कोई तो बताएगा ही। तो एक स्टूडेंट है जो कंटिन्यू देखता है, हर्षित नाम से, तो उसने उसका इस सवाल का एक रिप्लाई भी किया, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि ऐसा ना ऐसा रिप्लाई कोई ना कोई तो देगा ही देगा। सारी की सारी चीज़ें देखते हैं इस सवाल को लेकर के, और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर रेडियस क्यों नहीं निकाली जा सकती है। बाकी एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं आएगा कि इसकी रेडियस बताओ। सवाल ऐसे ही पूछे जा सकते हैं जिनका सॉल्यूशन संभव हो, या फिर ऑप्शन D आपको देगा जिसमें ये दे सकता है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो चलिए फिर इसने क्या कहा था, पहले तो इसी सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। कल का ही सवाल था ये अपना। 2 सर्कल आपको दे रखे हैं, ठीक है। कोड की लेंथ कितनी दे रखी है भाई? कोड की लेंथ दे रखी है, एक की 4 है, दूसरे की 16 है, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ आप, अगर मैं एक छोटा सर्कल बनाता हूं, इसका सेंटर ये है, इसकी कोड मैं मान लेता हूं ये 4 है, हो गई। अगर मैं एक बड़ा सर्कल बना दूं थोड़ा सा, जिसका सेंटर यही हो, क्या इसकी भी कोई कोड 4 हो सकती है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। मतलब ये मान के चलो, पॉइंट में सेंटीमीटर से स्टार्ट करके आप डायमीटर भी एक कोड होती है, उस लंबाई तक की लेंथ खींच सकते हो। इसका मतलब छोटे सर्कल में भी कोड 4 सेंटीमीटर पॉसिबल है, बड़े में भी 4 पॉसिबल है, बहुत बड़े में भी 4 पॉसिबल है। ऐसे कितने सर्कल हो सकते हैं जिनकी कोड या फिर जीवा 4 सेंटीमीटर होगी? तो आप कहेंगे अनंत सर्कल ऐसे पॉसिबल है, ठीक है। अनंत सर्कल पॉसिबल है, सेंटर सेम रखना है, बाहर एक सर्कल और बनाते जाओ। कुछ ऐसा सा सर्कल बनाओ जिसकी वजह से इसकी कोड मेंटेन क्या हो जाए, आपकी 16 सेंटीमीटर बड़े वाले की। तो इसका मतलब अगर आप ऐसे अनंत कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब रेडियस 1 और रेडियस 2 की जो वैल्यूज निकलेंगी वो भी क्या निकलेंगी? इनफाइनाइट निकलेंगे। तो इसी वजह से ऐसे सवालों में कभी भी आपसे रेडियस नहीं पूछी जाती है। मेरा पर्पज बस आपसे पूछने का इतना सा ही था कि क्या असल में आप ज्योमेट्री को फील करते हैं। अगर आप फील करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, फिर खुद से जज करना स्टार्ट करेंगे कि अच्छा ऐसी संभावनाएं नहीं बन सकती हैं, ऐसे केसेस में अनंत संभावनाएं बनती हैं, तो इसका क्या समाधान होगा, ठीक है। सबसे सटीक सॉल्यूशन की बात करें, सबसे सटीक सॉल्यूशन क्या होगा भाई इसका? फिर सबसे सटीक सॉल्यूशन ये होगा, इसने कहा कि 4 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की 2 कोड हैं, सर्कल आपके कोसेंट्रिक हैं। अब मुझे एक बात बताना जरा, आपका जो डायामीटर होता है, डायामीटर या फिर जो व्यास होता है, क्या वो किसी सर्कल की द लार्जेस्ट कोड नहीं होती? किसी भी वृत्त की जो जीवा, किसी भी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, वो उस वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। तो क्यों ना हम लोग ज्यादा दिमाग ना लगाएं, सीधे सीधे ये कहें इसका डायग्राम ऐसा बनाएगा, ऐसा बनेगा। तो देखना, इसने क्या कहा कि जीवाओं की लंबाई क्या है? 4। तो इसका मतलब इसकी लंबाई पूरे की 4, अंदर वाले की रेडियस कितनी आ गई भाई? 2। सीधे सीधे लिख लें। बड़े वाले की कितनी बता रहा था? 16। तो इसका मतलब इस वाले की जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ से 8 आ जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा था वो? आपसे पूछ रहा था कि दोनों रेडियस का स्क्वायर करना और उनका डिफरेंस बताना। एक की रेडियस 8 है, एक की 2 है। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4। 64 में से 4 को लेस कर दोगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 60।
तो मैं इस आंसर की उम्मीद कर रहा था कि कोई ना कोई बच्चा इस सवाल के ऊपर दिमाग लगाए, क्योंकि हमने पीछे भी ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं कि चीज़ों को अज्यूम कर लो, अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कर लो, तो हम डायग्राम्स अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी तक जितने भी कमेंट आए थे 20-21 या 30 के आसपास होंगे, जो भी मेरे ख्याल से एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा, हर्षित ने इसका करेक्ट रिप्लाई दिया था। तो ये तो हो गया भैया आपके सवाल का डाउट। और यहाँ से एक बात ये भी तय होती है कि असल में मैं आपको कहता हूँ ना कि अगले दिन या उसी नाइट को मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ यूट्यूब पर, इसका मतलब मैं पढ़ लेता हूँ। तो मैं जो भी आपसे सजेशन मांगता हूँ या किसी पर्टिकुलर होमवर्क के लिए कहता हूँ, या फिर आपसे ये कहता हूँ कि अगर इस सवाल के अंदर आपके डाउट आता है, किसी पर्टिकुलर सवाल में डाउट आता है, तो तुरंत कमेंट कर दिया करें। तो उनका समाधान हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे या फिर उससे नेक्स्ट डे ही कर देंगे। क्लियर है? तो इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। चलो सवाल नंबर 1 आज के मॉक टेस्ट का देखना जरा क्या कह रहा है। 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूते हैं। भाई ये वृत्त की सबसे बड़ी लंबी जीवा बड़े वाले सर्कल की लार्जेस्ट कोड है, वो अंतः वृत्त को की स्पर्श रेखा भी है। इसकी लंबाई आपको बतानी है कि ये कितनी है। देखो इस सवाल में एक तो स्टार मार्क ये कर देना कि इस सवाल में एरर हो जाती है। एरर किस टाइप की हो जाती है भाई, डायग्राम की। एसएससी में पता नहीं ऐसा सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है, डायग्राम का एरर हो जाता है। अमूमन मान लो कोई बच्चा इसे रैंडम देखे और एरर करे तो वो क्या करे, एक सर्कल ये था, एक सर्कल उसने ये बना लिया, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये वाला है, ठीक है, ऐसी कोई मार्किंग करे। फिर अगर वो आगे जाकर के थोड़ा सा प्रॉपर वे में मार्किंग करेगा तब उसे पता चलेगा अच्छा इस वाले की रेडियस 4, 4, 8 और बड़े वाले की तो 6 ही है। तो ऐसा तो लॉजिक बनेगा ही नहीं, मतलब ये लेंथ 8 है और इस पूरी इससे भी बड़ी लेंथ को आप 6 कह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो सवाल आते हैं उनमें स्पेसिफिक स्टार मार्क करके रखें, जिससे भविष्य में ऐसा ना हो कि आपका टाइम किल हो, कि एक डायग्राम बनाया आपने, उसमें 15-20 सेकंड आपने लगाए और पता चला कि आपका डायग्राम ही गलत है, फिर नए सिरे से हड़बड़ाहट में दूसरा डायग्राम बनाओगे। तो देखो दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं, एक सर्कल बड़े वाला एक छोटा। बड़े की रेडियस कितनी है भाई, 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका सेंटर ये होगा, यहां से यहां तक की दूरी 6। छोटे की रेडियस कितनी है 4, डायमीटर कितना 8। अंदर टच करेगा तो कुछ हिस्सा इसका बाहर की तरफ निकलेगा, तो इसका मतलब आपको डायग्राम कुछ ऐसा सा बनाना है जिसके अंदर आपको ये बात दिखाई दे। अब देखना जरा, यहां से यहां तक की दूरी आपकी 6 है। छोटे वाला जो हमारा सर्कल है उसकी रेडियस इसने 4 दी है, तो इस दूरी को 4 कह दूं। ये पूरी दूरी आपके पास 6 है, ये 2 हो गई। और छोटे वाला जो आपका सर्कल है उसका डायमीटर कितना होगा 8, इसे भी बैलेंस कर लो। यहां से यहां तक की दूरी कितनी बच गई, फिर से 2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हुआ नहीं, एक एक करके बात समझो। बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर हो गई। छोटे वाले का डायमीटर 8 का होगा और रेडियस 4 होगी, रेडियस 4 लिख दी, पूरी 8 कर दी, 4 और 4 8, ये दूरी 6, तो इसको 2 लिखा, इसको आपने 2 लिख दिया, कोई तनाव वाली बात नहीं है। फिर इसने क्या कहा कि छोटे सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ है और जो बड़े सर्कल की क्या है, लार्जेस्ट कोड। लार्जेस्ट कोड कहां बनाओगे, एक बात बताओ, अगर मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहां इस पॉइंट के ऊपर इस हिसाब से, तो मेरी कोड इतनी सी लंबी होगी। अगर मैं थोड़ा इधर ड्रॉ करूं तो ये यहां से लेकर यहां तक होगी। इस हिसाब से अगर आप इसे देखेंगे तो आप पाएंगे जो सबसे बड़ी कोड होगी वो यहां से टेंजेंट की तरह भी जाएगी छोटे वाले सर्कल के लिए, और कोड की लेंथ मैक्सिमम भी देगी। तो ये डायग्राम क्या बनेगा, ऐसे। अब ये जो कोड है इसके टेंजेंट के साथ 90 डिग्री क्रिएट करेगी। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं। मैंने माना कि इसकी लेंथ मेरे पास क्या है, x, ठीक है, तो इधर वाली भी x। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 2x की। आपके पास ये सवाल सोल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो क्या कर सकते हो आप, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। राइट एंगल ट्राइंगल में ये दूरी x है और आप इसको इससे मिला दो। मिला दिया। बड़े सर्कल का क्या है, ये सेंटर, बड़े सर्कल की ये क्या है, रेडियस। ये दूरी कितनी आ गई, 6। ये वाली कितनी थी आपके पास, 2। तो x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4। 36 में से 2 चला गया, 32 बचा। 32 को रीड करो, 16 गुणा में 2, 4 बाहर आ जाएगा, 4√2।
एक दूसरी प्रॉपर्टी भी अंडरस्टैंड करना। देखो ये दूरी 6 है, इधर वाली दूरी भी पूरी 6 आएगी, 2 इधर रह गई है, तो इसका मतलब इधर क्या बचेगी आपके पास, 4 बचेगी। ठीक, अगर आप थोड़ा सा इसे देखें डायग्राम को घुमा करके कुछ ऐसा सा, तो आप पाएंगे मामला क्या है। ये दूरी आपकी x है, ये दूरी आपकी x है, इधर वाली कितनी है 4, और ये वाली 4 और 4 कितनी है 8। कोड वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको कि सर्कल के अंदर हो या बाहर होंगी तो क्या होगा, दो कोड की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। सर्कल के अंदर कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी, क्या करते थे, AO इंटू में BO बराबर CO इंटू में DO। तो क्या कर लो, x को x से गुणा कर लो, x स्क्वायर, और ऐसे ही 8 को 4 से करोगे, 8 4 32, अंडर रूट करोगे, 16 गुणा 2 रीड कर दो, इसको रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। ठीक है, ये डायग्राम आसान बनता है, वैसे तो ये भी आसान ही बनता है। तो भविष्य में एक आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसके डायग्राम में एरर हो जाती है अमूमन, तो एरर पर फोकस रखना है। डायग्राम आपने प्रॉपर बना लिया तो भी आपके पास दो तरीके बचेंगे सोल्व करने के, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और एक दूसरे के अंदर दो कोड एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे। कोड की प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, बड़ी आसान सी होती है। तो दो आपके पास ये तरीके हैं डील करने के। एरर वाली बात को भी जरूर मेंशन कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो, साथ में नोटबुक और पेन लेकर के बैठा करें कि जिससे सवाल देखा तुरंत के तुरंत उसको रीड किया और डील कर दिया। PQRS एक आयत है, PQ QR की वैल्यू लगातार भुजाओं की लंबाई दे दी, TRS के ऊपर है PTQ का क्षेत्रफल। वैसे तो आपको सीधे सीधे पता ही चल गया होगा, जितना इस रेक्टेंगल का एरिया है उसका जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा भाई, पीछे कमांड डेवलप करवाई है, 8 4 32, 8 2 16, 3 19। पीछे हमने कमांड डेवलप की थी इस पार्ट के अंदर कि भाई देखो ये वाला सवाल होता है, रेक्टेंगल के अंदर एरिया फंसाने की कोशिश करता है ट्राइंगल का यूज करके साथ में, तो ये तरीका है। एक बार के लिए डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना लिया आपने, तो देखो इसने एक बिंदु क्या कहा, RS के ऊपर P Q R और S मार्किंग कर दे। P हो गया, Q हो गया, R हो गया और S हो गया। PQ की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई 24, और QR की वैल्यू क्या होती है 16। और फिर इसने क्या कहा, RS के ऊपर एक बिंदु T है। इसमें मैंने आपको एक बात और भी सिखाई थी कि ये बिंदु चाहे आप कहीं भी ले लो, इस T को यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही मिलाओगे, जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू में हाइट। हाइट क्या होगी भाई, यहाँ से आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जो कि आपका क्या है 16। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 12 16 2 32, 16 और 3 आपका 19, ये रिजल्ट आ जाएगा। आप इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं, टी को आप चाहे तो इधर एडजस्ट कर दें, ये लो आपने इसको इधर रख लिया, अब ये सीधे सीधे ही आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया। तो ये मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। अगर ठीक ठीक मैं याद कर पा रहा हूं तो 2017 मेंस के अंदर सीजीएल में एक ऐसा सवाल पूछा था कि उसने कहा कि एक बिंदु है इस हिसाब से इस लाइन के ऊपर, इसकी और इसकी जो लेंथ बनेगी, ये लेंथ और ये वाली जो लेंथ है, इनका एडिशन मैक्सिमम मिनिमम, इससे जुड़ी हुई कोई बात थी उसके अंदर। ठीक है, आपने अगर पेपर देखे होंगे, आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उस सवाल में भी सारा का सारा खेल आपका कॉमन सेंस का था कि डायग्राम को आप मॉडिफाई कैसे करते हैं, डायग्राम को आप किस नज़रिए से देखते हैं, तो आपका सवाल तुरंत सोल्व हो जाता है। तो भविष्य में मुझे उम्मीद है कि अगर आपके सामने ऐसा कोई सवाल आता है तो आप डायग्राम को अवॉइड कर दे जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम इस सवाल के अंदर डायग्राम को अवॉइड करने में ही लग रहा है। डायग्राम बनाते हैं उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, 3 नंबर का जो सवाल है, इसने आपसे क्या कहा, 2 साल में साधारण ब्याज की दर कितनी है, साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है। उसी दर से 2 साल में 25,000 रुपए पर अर्जित चक्रवर्ती ब्याज रुपए में क्या होगा। सिंपल सी बात बताइए कि 2 साल में जो इंटरेस्ट मिला है वो असल में कितना है 16%, क्योंकि मूलधन के अंदर इंक्रीज वही होगा जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 100% अगर आपका प्रिंसिपल है तो आपको 2 साल में 16% ब्याज मिला। अगर मैं आपसे कहूं हर साल दर कितनी चल रही थी,
क्योंकि हर साल के ऊपर ही बात की जाती है दर की। तो हर साल दर चल रही थी 8%, 8%, 8%, 16% ब्याज मिला। 2 साल में अब आपसे क्या कह रहा है, 25,000 पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखो इसको पहले तो आप ट्री से माइंड में सेट करें, ट्री वाले मेथड से देखें कि 100% प्रिंसिपल होता था। पहले साल का ब्याज 8%, दूसरे साल का 8%, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होगा, इस 8 का भी 8%, 8 गुना 8 64, तो 0.64% और मिलता था। अब जिस बच्चे ने इन छोटी छोटी चीजों पर अपनी कमांड बना रखी है कि जब मामला आसान आएगा तो ट्री नहीं बनानी, ट्री कहां बनानी है, फिर ट्री नोटबुक में नहीं बनानी, ट्री आपको माइंड में बनानी है। ठीक है, माइंड में कैसे बनेगी भाई, आसान सवाल है, आपको पता चल गया 2 ही साल का मामला है, दर कितनी भी दे दे, 10% देता तो क्या करते, 10 10 10 का 10% 1 हो गया, टोटल ब्याज कितना मिलेगा 21%। अगर दर 9% होती तो क्या करते, 9%, 9%, 9 का 9%, 0.81, तो 9 9 18.81 आ जाता। आपसे कहता कि दर 11% निकल के आई है, 11%, 11%, 11 का 11, 121 बटा में 100, 1.21%, 22 और 1 23.21%। ठीक है, तो कुछ लोग देखो पेपर के अंदर नॉलेज नॉर्मल सा होते हुए भी अच्छा खासा स्कोर कर जाते हैं। उसके पीछे सीधा सा रीजन है सवाल को डील करने का तरीका। अगर आपके पास खूब नॉलेज है, आप बड़े बड़े सवाल भी सोल्व कर ले जाते हैं, लेकिन आपको टाइम किल होता है, मतलब आपका ढर्रा वही सेट है, आसान सवाल में भी लिखते हैं, मुश्किल में भी लिखते हैं, टिपिकल है उसमें तो लिखना ही लिखना है, मॉडरेट में भी आपको लिखने की आदत है, तो समस्या क्या होगी, आप हमेशा ही टाइम किल करेंगे। इसलिए मॉक टेस्ट के अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करते हैं हम लोग कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि असल में इन चीज़ों को एग्जाम में कैसे टेकल किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये सवाल एग्जाम में सीधे सीधे आप ऐसे डील करते हैं, क्या 25,000 रुपए है, 8% हर साल दर है, CI निकालना है, 8%, 8%, 8 का 8.64, तो कितना आ जाएगा भाई 16.64% आपको इसका ब्याज निकालना था, ये वैल्यू थी। परसेंटेज इन 2 जीरो को खत्म कर देगा, एक इसकी वजह से ये खिसक के यहां आ गया। अब गुणा कर लो भाई, 25 गुणा 4 आपका क्या हो गया 100, एक पॉइंट हटा ही देता हूं मैं, 25 गुणा 6 150 में 10 जोड़ा 160, 25 6 150 में 16 कैरी आ चुका आपके पास तो 166, 25 में आपने 16 जोड़ा 41 आ गया। तो ये सीधे सीधे आपका रिजल्ट निकल के आया 4,160 रुपए। कब, ये सारा खेल आपने माइंड में कर रखा है, कितनी भी मुश्किल दर हो, अगर आपकी प्रॉपर वैल्यू दे रखी है आप सीधे सीधे उसके साथ डील कर सकते हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 4। हालांकि मॉक टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, तो उसका पर्पज ये है, पर्पज हर मॉक टेस्ट का ये नहीं होता कि बस कुछ सवाल करवाने हैं, बस उनको बच्चे देख ले, नहीं, जहां कहीं भी छोटे छोटे पॉइंट्स भी होते हैं, कोई बच्चा किस में एरर कर देता है, कोई बच्चा किस पार्ट में एरर कर देता है, हर चीज को फोकस करते हुए चल रहे हैं। अगला सवाल देखो, जैसे क्या कहा कि ये घनाभ आकार का एक बॉक्स है, क्यूबॉइड शेप का आपके पास एक बॉक्स है, बक्से की सबसे छोटी भुजा 20 है, सबसे बड़ी भुजा 40 है, निम्नलिखित में से बक्से का आयतन क्या हो सकता है। ठीक है, सवाल पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है देखने में, गौर से पढ़ोगे तो देखना जरा वॉल्यूम क्या लिखता है, लगाते हो आप एक भुजा, फिर दूसरी भुजा और फिर आपकी तीसरी भुजा। ठीक है भाई, इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से 800 बनेगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि आपकी जो तीसरी साइड है वो क्या है, सबसे छोटी भुजा 20 है, सबसे बड़ी भुजा 40 है, और हाँ बक्से का आयतन क्या हो सकता है। अब देखो काम की बात सुनना जरा, सबसे छोटी साइड आपकी 20 है, सबसे बड़ी आपकी 40 है, इसकी वैल्यू क्या होगी 20 से 40 के बीच, 20 नहीं हो सकती और 40 भी नहीं हो सकती, क्योंकि छोटी ये भुजा है, बड़ी ये भुजा, इनके बीच होगी। अब एक बात तो तय है यहां पर, अगर मैं यहां लिखता हूं, देखो एक बार 20 ध्यान से देखना, अगर मैं तीसरी भुजा रखता हूं 20 की वजह से मेरा रिजल्ट कितना आएगा भाई, वॉल्यूम आएगा मेरा 16,000 आएगा। असल में अगर मैं इस कंडीशन को फॉलो करता तो क्या ये रिजल्ट 16,000 आता, या इससे कम आता, या इससे ज्यादा आता, तो आपका जवाब होगा सर
कि 20 आपने यूज कर लिया और यहां जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 20 से बड़ी। 20 से जब आप बड़ी लिखेंगे तो इसका मतलब कुछ भी लिखेंगे, 21 लिखेंगे, 22 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, तो यहां से एक बात तय हो गई कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, 16,000 से तो बड़ा निकल के आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो वॉल्यूम पर फिर चर्चा करते हैं। 20 गुणा में 40 गुणा में, अगर मैं सबसे बड़ी भुजा 40 है ये लिख देता हूं तो इसकी वजह से देखना 800 तो यही था, 8 गुणा 4 32, कितना आ जाएगा 32,000। मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं यहां पर भुजा रखता तीसरे वाली जो मुझे रखनी चाहिए, जो क्या होती 40 से कम होती, तो मेरे मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या होता भाई, ये जितना निकल रहा है इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा, क्योंकि वो भुजा हो सकता है 39 होती, 38 होती। तो यहां से एक बात तय हो गई, जो आपका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 32,000 से छोटा। तो अब आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना है, ऑप्शन पर जाओ। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहां से क्या हो रहा है करेक्ट, ये आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है, मुद्दे की बात समझ आ गई। अब थोड़ा सा एग्जाम की तरफ मूव करते हैं। देखो एग्जाम की तरफ, एग्जाम में आपने क्या किया, आपने सीधे सीधे देखा कि वॉल्यूम निकालेंगे, तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, 20 गुणा 40 800 आ गया। अब बची हुई भुजा को मैं क्या मान लेता हूं, 20 ही मान लेता हूं, तो मेरा रिजल्ट क्या आया 16,000। तो मुझे क्या लिखना है कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, 16,000 से बड़ा होगा। ठीक है, मैंने ऑप्शन देखे, मेरा 12,000 तो हो ही नहीं सकता, फिर 16,000 से बड़ी तो वैल्यू कितनी है, पहली भी है, तीसरी भी है, चौथी भी है, कौन सी टिक करें। अरे भाई जो जस्ट इससे बड़ी होगी उसी को टिक मार दो। 36,000 है या नहीं है हमें नहीं पता, 42,000 है या नहीं है हमें नहीं पता, हमें ये पता हमारा आंसर 16,000 से बड़ा होगा। तीन आंसर हो नहीं सकते क्योंकि वैल्यूज 18,000, 36,000 और 42,000 तीनों ही आपकी 16,000 से बड़ी हैं। तो हमें ये पता था कि जस्ट 16,000 से बड़ी जो भी वैल्यू आ रही है उसको हिट मार दो बस। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट। मेरे हिसाब से अगर आप ठीक ठीक कॉमन सेंस लगाते हैं इस सवाल पर, यह सवाल आपका माइंड में सोल्व हो सकता है। एसएससी ने ही पूछा इस सवाल को भी। चलो भाई 5 नंबर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा अपोन कोट स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कई सारी चीजें दे रखी हैं, क्या डेटा ऐसा लग रहा है जिसे सोल्व कर सकते हैं, कर सकते हो भाई। कैसे, 2 इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर, आगे क्या है कोसेक, कोसेक को 1 अपोन साइन रीड कर लो भाई, तो कोसेक स्क्वायर अपोन साइन स्क्वायर क्या बनेगा कोट स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर, नीचे कोट स्क्वायर कट गया, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर है जो क्या लिखोगे सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर नीचे है ऊपर भेजोगे तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 दे रखा है। ये क्या था, ये आपका फॉर्मूला था कोस 2 थीटा का। अब काम की बात सुनना, हमेशा ही ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल देखा और आप वैल्यू पुट से करने लग गए, नहीं, वो गलत बात है। रीजन ये है कि जैसे इस सवाल में आप वैल्यू पुट से करते, कोई भी वैल्यू रखते, जैसे 45 रखते, 30 रखते, जबकि आप नॉर्मल वे से दिमाग लगाते कि यार सारी की सारी चीजें ही सोल्व हो रही हैं, क्यों वैल्यू पुट करनी है, तुरंत के तुरंत सोल्व हो ही रहा है। तो ये चीज भी आपको साथ साथ में डेवलप करनी है कि अगर सीधे सीधे आपका सवाल सोल्व हो रहा है तो उसे सीधे ही सोल्व करें। वैल्यू पुट करेंगे तो भी आसान रहेगा कि आगे की स्टेप में चल करके वैल्यू पुट करेंगे, कुछ पार्ट आपने सोल्व कर दिया। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं आपको ये लगता है कि इनका रिजल्ट परफेक्ट आ रहा है, एक वैल्यू उठानी है सीधे सीधे रखनी है, रिजल्ट आ जाएगा, तो उनको आप हमेशा ही वैल्यू पुट से करें। चलिए भाई सवाल नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल। एक हवाई जहाज, एक प्लेन भूमि से 1.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। बिंदु X से जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 20 सेकंड के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। देखो ये ले ली हमने जमीन, ये हमारी होगी ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है हमारे पास X, यहाँ पर कहीं एक प्लेन उड़ रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन कहने का मतलब यहाँ खड़ा होकर के एक आदमी इसे देखता है, पहले सीधे सीधे देख रहा था, फिर प्लेन को देखेगा तो ऊपर की तरफ नजरें उठाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसे कितना बनाना पड़ा 60 डिग्री। 20 सेकंड के बाद प्लेन क्या होगा, मान लो इस तरफ चला गया,
एक मन में और भी विचार आ सकता है। अब एंगल कितना है आपका 30 डिग्री। मन में एक विचार ये भी आ सकता है कि सर ये प्लेन इधर जा रहा होता, इधर आता 90 डिग्री बनाता, फिर धीरे 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 कम हो जाता तो 30 डिग्री इस साइड भी बनाता, ऐसा क्यों नहीं बनाया? सीधा सा रीज़न है, ऐसे केसेस में ये कहता कि उस बिंदु को x जो है उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ प्लेन चला गया, तो वहाँ पर ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं। अमूमन ये सवाल उस टाइप के पूछने होते हैं तो वो ऐसे सवालों को पूछता है कि एक कोई पर्टिकुलर टावर है आपका पानी के अंदर, एक तरफ जो आपका बोट है उसके साथ 60 डिग्री है, दूसरे तरफ एंगल 30 डिग्री है। तो ये सवाल ऐसे केसेस में वो पूछ लेता है, इनमें दिमाग नहीं लगाता। चलो 30-60 हो गया। सोल्व करने की अप्रोच क्या बताई थी भाई? सीधे सीधे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और ये पूरी की पूरी लाइन जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बना लो। ये 60 है, दो समांतर रेखाओं को तीसरी से काटा, तीसरी ने काटा तो ये आपके हो गए अल्टरनेटिव एंगल, ये 60, ये आपका 30 डिग्री। डायग्राम बन गया। 60 डिग्री के सामने √3 लिखते हो, ये 1 लिखते हो, 60 से 30 हुआ, आधा हो रहा है तो इधर जाओगे तो आपको क्या करना है? जस्ट डबल करना है। अब काम कितना रहा? काम रहा कंपैरिजन का। कंपैरिजन में भी देखना जरा, √3 की वैल्यू किसको बताती है भाई? 1.8 किलोमीटर, इसी ऊंचाई पर उड़ रहा है। √3 आपका बताता है 1.8 किलोमीटर, 1 की वैल्यू रेशियो में क्या होगी? अपॉन में √3 आ गई। फिर इसने क्या कहा कि 20 सेकंड में ये काम हुआ है, स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटा बतानी है। रेशियो में 1 की वैल्यू आ गई। प्लेन एक्चुअल में चला कितना भाई? प्लेन यहां से यहां आपका जा चुका है। रेशियो में 1 की वैल्यू इतने किलोमीटर है, इसको जस्ट डबल करना है क्योंकि रेशियो में इसकी वैल्यू 2 है। ये हो गई भाई प्लेन से चली गई दूरी, किस में? किलोमीटर में। स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखोगे। टाइम का इसमें करना है डिवीजन, 20 सेकंड है। अब समस्या ये आ गई, ये किलोमीटर, ये सेकंड और रिजल्ट किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करो, इस 20 को घंटे में बदलना है तो 3600 का भाग दोगे जो कि आपका ऊपर चला जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसे कर लेते हैं हम लोग सोल्व। 1 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, 1 0 इसको खत्म कर देगा। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 3 बनेगा और यहाँ क्या बन गया? 6। 36 गुणा 6 216 √3 किलोमीटर पर आवर आपका रिजल्ट आ गया। ठीक, अगर आपने SSC वाले वीडियो देखे, मेरे ख्याल से 6 लेक्चर होंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, वहां मैंने आपको एक काम करवाया था कि ऐसे सवालों के एग्जाम में डायग्राम कैसे अवॉइड करें। रीजन सिंपल सा है, इस सवाल को सोल्व हमने इतनी दूर में किया है, लेकिन ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसमें कम से कम हमें 30-40 सेकंड लगे हैं। ठीक है, और मैंने तो एक्सप्लेन कर करके बनाया है कि ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप खुद भी बनाते तो 25-30 सेकंड ये ले लेता। सॉल्यूशन इसका मुश्किल से 10-15 सेकंड का है। तो बेटर है, अगर आपके पास टाइम है तो आप उन सीरीज को जरूर देखें और इन डायग्राम्स को अवॉइड करने का प्रयास करें। आपका काफी ज्यादा टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा। चलो भाई, सवाल नंबर 7 देखना। देखो, ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। मतलब इन्होंने, ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:7। मतलब ए ने 3 रुपए लगाए हैं तो बी ने 7 रुपए लगाए हैं। वह व्यवसाय 1 साल में 60,000 रुपए का लाभ देता है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 60,000 का। अगर हमसे यहीं पर ये पूछ लेता कि भाई यहाँ पर ए का रेशियो, ए का हिस्सा कितना होगा, बी का कितना होगा, तो क्या कहते? आप कहते कि भाई शुरुआत से लेकर अंत तक इन्होंने पैसा लगा रखा है। ऐसा भी कोई नहीं कहा इसने किसी भी लैंग्वेज में कि ए ने इतने महीने तक लगाया, बी ने इतने तक लगाया। इसका मतलब 3:7, एक ने 3 लाख रुपए लगा दिए होंगे, एक ने 7 लाख रुपए लगा दिए होंगे। बिजनेस स्टार्ट हो गया इनका, शुरुआत से लेकर अंत तक रहेंगे तो बिजनेस वैल्यू इनकी वही 3:7 में चली गई। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से एक का हिस्सा कितना है? 3, और बी का कितना है? 7। अगर मैं सीधे सीधे बात कहूं, लास्ट में इसने क्या कहा कि उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय किया। ए को कितना मिला? देखो, पैसा लगा, ए का 3 है, बी का 7 है, तो टोटल 10। तो इसका मतलब 10 रुपए में से ए का हिस्सा कितना है? 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें ए का हिस्सा होगा 3/10।
ठीक है, हुआ कितने का प्रॉफिट भाई? 60,000 का। लेकिन 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते ये लोग, किसको करते हैं? 40% इन्वेस्ट कर दिया, बचा कितना? 60%। 60,000 का 60% ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। 60,000 का 60% कितना होगा? 36,000। सोल्व कर दो। ए का हिस्सा 36,000 का लाभ है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना 3/10 आ जाएगा। 36 गुणा 3 108 और 2 लग गए आपके पास 0। ये लो आपका रिजल्ट हो गया। ए का हिस्सा 10,800 रुपए। मतलब ये बहुत ही आसान टाइप के आपके सवाल होते हैं। अगले सवाल पर स्टार मार्क कर देना भाई। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार मार्क करो इसको। ध्यान से बात को समझते हैं पहले, फिर इसका समाधान भी निकालते हैं। देखो आपको एक वैल्यू दे रखी है √6 माइनस √35 और इसका भी अंडर करोगे तो क्या आएगा? ठीक है, हमने ये मान लिया इसका अंडर करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, वो क्या है? क्वेश्चन मार्क। एक बात बताओ, अगर ये सोल्व हो ही रहा है, मतलब अगर आप ऑप्शन की तरफ देखें तो इसका मतलब पहले दो अंडर चल रहे थे, पूरे पर अंडर 35 पर अंडर लास्ट में एक ही बचा, इसका मतलब सोल्व तो हुआ ही है। ये माइनस का साइन है, इसका मतलब ये सोल्व तभी हो सकता है यहां पर आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि इधर मैंने माइनस देख लिया। या फिर इस बात को थोड़ा और गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि यहां पर a² प्लस b² माइनस 2ab का पैटर्न क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तभी ये सोल्व हो पाएगा। आपने इसको देखा कि आप यार इसके तो कि 2 तो मल्टीप्लाई में ही नहीं है, एक टर्म ये है, एक टर्म आपकी ये है, और आपको पता है अगर माइनस लग गया तो माइनस इन दोनों के तो नहीं लगता, 2ab की टर्म के ही लगता है। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया ये 2ab की टर्म बनेगी, लेकिन इसका 2 कहाँ है ये नहीं पता चल रहा। तो क्या करो भाई, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो अंडर रूट में, ये 12 बना, माइनस 2 अंडर रूट में 35, और अपोन में भी क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ? बात एज इट इज वो की वही है, 2ab की टर्म बन गई। अब अंडर रूट 35 को ब्रेक करना है, तो किस हिसाब से ब्रेक करें भाई? अंडर रूट 35 को अगर आप सीधे सीधे तोड़ते हैं तो आप पाते हैं कि अंडर रूट 7 का अंडर रूट 5 से गुणा करते ही बात जस्टिफाई हो रही है। यहां पर अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5, 2ab की टर्म बन गई, 2 था ही, इसका स्क्वायर करोगे 7, इसका स्क्वायर करोगे 5, दोनों ऐड भी कर रखे हैं। तो इसका मतलब यहां इसके बाहर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, और अपोन में आपके पास क्या है? ये क्या बन गया? चलो एक स्टेप लिख देता हूं मैं। यहां पर जो बात बनी वो बनी आपकी अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 और इसका होल स्क्वायर, और इसके अपोन में आपके पास क्या मेंटेन था? 2 था। ये इसकी वजह से कट जाएगा, क्या बचेगा? √7 माइनस √5 अपोन में क्या आ गया आपके पास? अंडर रूट 2। ठीक, क्योंकि इसके पास तो कुछ स्क्वायर जैसा ही नहीं है। एक बच्चे के मन में ये विचार आ सकता है, और ये आना लाजमी है। देखो कि एक बच्चा ये कह सकता है सर a माइनस बी का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू आप a माइनस बी लिखते हैं, अगर मैं चाहूं तो इसको b माइनस ए लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है? इस एक को इधर ले आऊं और इसकी वजह से रिजल्ट b माइनस ए लिख दूं। यानी कि मेरा कहने का आपको ये मतलब है कि एक बच्चा कह सकता है सर आपने √7 माइनस √5 लिया, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको √5 माइनस √7 लिख दूं, तो क्या हो जाएगा? जैसे आप एक ऑप्शन देखोगे, पहला ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन बी, एक में पहले में √7 माइनस √5 है, दूसरे में √5 माइनस √7 है। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूजन आना लाजमी सी बात है। मुझे बस एक सिंपल सी बात बताओ, जब भी कभी आप अंडर रूट को सोल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव आते हैं लेकिन अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, आयटा का इन्वॉल्वमेंट होता है, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं आपके, लेकिन अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अंडर रूट किसी भी चीज़ का कर रहे हैं आप तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग यहाँ पर √5 माइनस √7 लिख देंगे तो आपको पता है √5 से बड़ी वैल्यू √7 होगी, रिजल्ट क्या देगी? नेगेटिव। तो इस वजह से ये रिजल्ट आपका करेक्ट होगा, और जैसा ऑप्शन बी में आपको दे रखा है वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलो सारी चीजें मैं हटा देता हूं। एक तरीका तो हमने ये देख लिया, असल में ये इतना ही था, सवाल इतना ही था कि आपने क्या किया, स्क्रीन पर देखा
ये बात लिखी कि 2 का मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं, 12 माइनस 2 रूट 35 अपॉन में 2। फिर आपने तुरंत माइंड में जज कर लिया कि √7 इंटू √5 इसको जस्टिफाई कर रहा है, अंडर रूट है, इसका मतलब माइनस तो लग ही गया, तो रिजल्ट √7 में से √5 करके आपको निकालना है, अपोन में आ गया अंडर रूट का 2। एग्जाम में आपको इतना ही लिखना था, ठीक है। बाकी सारा का सारा काम अनवांटेड है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके आप खुद भी जज करना, क्या सच में जो आलतू फालतू बातें लिख रहे थे कि स्क्रीन पर देखा फिर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। चलो, एक दूसरी बात और भी हो सकती है, एक पैटर्न ये है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, एक दूसरा पैटर्न आपका ये वाला है। देखो, जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि √25 है और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। पहला ऑप्शन मैंने दे दिया 3, दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया 4, तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने 5 और चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया 6। मैंने आपसे एक आसान सा सवाल पूछा कि √25 को सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। ऑप्शन मेरे पास 3, 4, 5, 6 है। यहाँ आप तुरंत कह दोगे कि सर 5 आएगा, पता है, हर बच्चे को पता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक बात सीखनी है जिस बात को यूज करके हम इस सवाल को सोल्व कर ले जाएं। एक बात बताओ, इस संख्या का अंडर रूट होने के बाद ये संख्याएं बनी हैं, तो इसका मतलब अगर आप इन संख्याओं का स्क्वायर कर दोगे तो यही संख्या आपकी बनेगी। स्क्वायर करने पर कितना आना चाहिए आपका 25, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, इसकी वजह से 16, इसकी वजह से 25, इसकी वजह से 36। तो क्या तय हुआ हमारा कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आपने लिख रखी है नीचे ऑप्शंस का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि इसका अंडर रूट, इस संख्या का अंडर रूट करते हो ये रिजल्ट आता है, तो इनका स्क्वायर करके रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करोगे तो आपकी वो वैल्यू निकल के आएगी। तो मेरा सिखाने का बस इतना सा उद्देश्य है कि अंडर रूट करना आपको 25 का, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का स्क्वायर कर दो और जिसकी भी वैल्यू 25 आएगी वही आपका करेक्ट होगा। इस बात को अगर हम लोग इसी ऑप्शन में ट्राई करें, मेथड इंपॉर्टेंट है और हर बात को मैं प्रयास करता हूं कि इजी बात यूज करके आपको समझा ले जाऊं जिससे चीजें क्लियर हों। आपको स्क्वायर करना है, पहले ऑप्शन का आपने किया तो नीचे वाली जो टर्म है वो तो आ गई आपके पास 2, अंडर रूट था, ऊपर √7 माइनस √5, a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे, a² प्लस b² माइनस 2ab, 7 और 5 12, 12 में से फिर 2ab 2√35, 2 का भाग दे दोगे 6 माइनस अंडर रूट 35। क्या ये आपका आंसर नहीं है? बिल्कुल होगा आपका ये वाला आंसर, ठीक है। चलो ऑप्शन बी पर भी चर्चा करते हैं। स्क्वायर करोगे नीचे क्या आएगा आपके पास 2, ये 12 बन गया, माइनस का 2 अंडर रूट आपका 35 बन गया, यहां से भी रिजल्ट 6 माइनस अंडर रूट 35 बन गया। क्या ये भी सही है? सी और डी में तो आगे तो चल के दिमाग ही नहीं लगाना, नीचे 16 16 बन रहा है, आगे का तो मामला हट गया, ठीक है। इनमें से कौन सा सही ले? तो बात फिर से वही पुरानी कि भाई सवाल को देखो, इस सवाल का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, वही सवाल हमसे पूछता है, ठीक है। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 है पहले ऑप्शन में, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। दूसरे ऑप्शन में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता। नेगेटिव रिजल्ट कहां से आया? हालांकि आप होल स्क्वायर करते हो तो वैल्यू सेम मिलती है, ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दो या 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दो, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन इस तरीके को काम में लेना है तो कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये आपका गलत हो गया, करेक्ट रिजल्ट आपका क्या आएगा? ये वाला, ठीक है। और वैसे आप सीधे चेक करते तो दूसरे को चेक ही नहीं करना था कि भाई वो वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी, ये इसने नेगेटिव बता रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी बातें यहाँ तक समझ आ गई होंगी। हालांकि अपने आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं हुए, अभी तक 8 सवाल कर लिए और एक पिछला डिस्कस किया था, लेकिन वही है, चीज़ें नई सीखी हैं। यकीनन हमने पहले के कंपैरिजन में तो थोड़ा टाइम लगता है और आप टाइम दिया भी करें। कई बार आते हैं कमेंट, हालांकि आते तो कम ही हैं, कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करवाया करो। देखो मुद्दा ये है कि 10 के बजाय 8 सवाल कर दो, लेकिन सवाल थोड़े ढंग के करो, एग्जाम रिलेटेड करो और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। सवाल आसान होंगे, मैं आपको स्पीड एक्सट्रीम लेवल पर मेंटेन करना सिखाता हूँ। मॉडरेट और डिफिकल्ट सवाल होते हैं, उनमें हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम लिखा जाए। तो आप किसी भी मॉक टेस्ट को ऑब्जर्व कर लो, आपको ये मिलेगा। और जल्दी हम लोग एसएससी के लिए और आईबी के लिए भी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे।
60% का लगातार 2 डिस्काउंट देना एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर पूछ रहा है। क्या होगा भाई, एक 60 + 60 120 हो गया, माइनस 60 × 60 बटे 100, 2 जीरो कट गए, 36 लेस करना था। 120 में से 30 गया 90, 90 में से 6 चला गया 84। ये सवाल आप सीधे सीधे माइंड में कर सकते थे, तो इस सवाल में आपको पेन तक टच करने की नीड नहीं थी। अगला सवाल देखना, ऐसी 2 संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मध्यानुपाती, कहने का मतलब जिनका मीन प्रोपोर्शन 18 है और थर्ड प्रोपोर्शन 144 है। ठीक है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि आप ए और बी मानेंगे। देखो, एक ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना है। कौन सा, कि एक संख्या आपने ए ले ली, एक बी ले ली, √ab की वैल्यू 18 है। फिर आप क्या करोगे, उनका तीसरा जो अनुपाती है ए और बी निकाली, फिर उनका थर्ड प्रोपोर्शन लिखोगे कि जो रेशियो a/b का है वही रेशियो b/ आगे जो नंबर निकल के आएगा कितना है 144 उसका है। ये काम अगर आप एग्जाम हॉल में करेंगे तो आपका टाइम किल होगा। बेटर क्या रहेगा, बार बार मैं इम्फेसिस देता हूं ऐसी बातों पर कि ये जो सवाल होते हैं इन्हें आप एग्जाम में बाई ऑप्शन सोल्व करें। ठीक है, जैसे मैंने पहला सवाल लिया 6 और 42 का। अब देखो 6 और 42 का अगर आप मिड प्रोपोर्शन निकाल सकते हो तो भी आसान है, निकालना चाहो तो। थर्ड को चेक कर दो। थर्ड को कैसे चेक करोगे, 6 × 7 42, और 42 को 7 से करोगे तो 144 आना चाहिए। क्या आते हुए दिख रहा है, साफ पता चल रहा है कि नहीं दिख रहा, बड़ी संख्या जा रही है। कितनी जा रही है ये भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको पता चल रहा है साफ साफ कि 7 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़े थे इन चीज़ों को, हमने प्रोपोर्शन पढ़े थे जीपी के कॉन्सेप्ट से। कोई फॉर्मूला नहीं, ध्यान रखना, सिर्फ मिड प्रोपोर्शन की छोटी सी बात थी। फर्स्ट हो, थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, सीधे सीधे हो रहे थे। ऐसे ही देखना अगले में 9 × 4 कितना है 36, और 36 × 4 क्या है 144, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी का हम लोग मिड प्रोपोर्शन भी निकाल करके देख लेते हैं एक बार। 144 बन ही रहा था, 144 की वजह से यहां पर कितना आना चाहिए आपका 12 आना चाहिए। एक मिनट 12 कैसे आना चाहिए, देखो इसकी वजह से 3 आ गया, इसकी वजह से 6 आ गया 18। तो इसका मतलब इसने सारी ही बातें जस्टिफाई कर दी। अगले ऑप्शन चेक करने की नीड नहीं थी। चेक करते भी थर्ड में करते क्या, 3 × 6 तो 6 × 18 नहीं बना 144, 6 × 2 12, 12 × 2 24 नहीं बना 144। तो आप मिड प्रोपोर्शन ना निकाल करके सिर्फ चारों के अंदर थर्ड प्रोपोर्शन चेक करते तो भी आप इस सवाल को आसानी से डील कर सकते थे। चलिए भाई, 3 संख्याओं का एवरेज कितना बताया भाई 26। इनमें से पहली संख्या दूसरी 2 संख्याओं के योग का 2/11वां पार्ट है। उन दोनों संख्याओं का क्यों ना सम हम लोग 11x कर दे, कर दिया दोनों का सम। इसका 2/11 करोगे, 11 11 कट जाएगा, तो हमारे पास जो पहला नंबर आएगा वो कितना आएगा 2x। पहली संख्या ये अगली 2 संख्याओं का सम, तीनों संख्याओं को जोड़ दो, जोड़ दिया। एवरेज तीनों का कितना है 26, 26 × 3 78। तो इसका मतलब यहां पर तीनों का सम 78 हो गया। 11 और 2 13 है, 13 6 78 होता है। इसका मतलब 13x आ गया, 13 से काटा x की वैल्यू 6। आपको पहला नंबर चाहिए था, पहली संख्या 6 × 2 12, यहां से हमारा रिजल्ट करेक्ट हो गया। इतना सा लिखना था, आसानी से यह सवाल आपका डील हो गया। देखना अगला सवाल इसने क्या कहा भाई, 25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। ठीक है, 25 आइटम की कीमत का मतलब क्या हो गया, 25 आइटम की कॉस्ट प्राइस जो है वो x आइटम को आपने सेल किया और उससे जो अर्निंग हुई उसके इक्वल है। x की वैल्यू निकालनी, और इसने क्या कहा, इस लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ कितना है 25%। ठीक है, तो हमने ज्यादा दिमाग नहीं बन लगाया। 25 आइटम की कीमत, तो 25 का हमने क्या लिखा सीपी। ठीक है, 25 का सीपी बराबर किसकी है भाई, एक्स आइटम का आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक्स आइटम को बेचने पर जो कीमत आपको मिली है वो 25 आइटम को खरीदा तब की कीमत है। क्लियर। अब एक छोटी सी बात है कि लाभ कितने का हुआ है भाई 25%। 25% का मतलब 1/4।
मतलब 4 रुपए में चीज को खरीदा, बेचोगे कितने में? 5 में। तो तनावी क्यों ले रहे हो? सीपी की जगह 4 रुपए में खरीदा है, एसपी की जगह 5 रुपए में बेच दिया। एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो यहां से ये 5 इधर आ जाएगा, 5 इसको इससे काटोगे 5 बार, 5 गुणा में 4 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 20। कोई तनाव नहीं लेना है, सीधे सीधे आप इन सवालों को डील कर सकते हैं। रीजन, स्टार्टिंग में जब ये पैटर्न पढ़ाया था तो एक बात आपको एकदम डिटेल में क्लियर की थी कि ऐसे सवालों में क्या ज्यूम करना है, क्या कैसे आप सीधे सीधे डील कर सकते हैं। चलिए भाई अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 13 में देखना इसने आपसे क्या कहा। ट्राइंगल ABC में एंगल A का द्विभाजक D पर भुजा BC को प्रतिच्छेद करता है। जैसे ही आपने डायग्राम को देखा तो आपको बात ध्यान आ गई होगी, हमने 3-4 दिन पहले एक बात पढ़ी थी, एंगल बाइसेक्टर। आपको होमवर्क भी दिया था, ग्रुप पर किसी ने भी सबमिट नहीं करवाया, इसका मतलब सबने कर लिया, बस सबमिट नहीं करवाना चाह रहे। ट्राइंगल ABC में एंगल A पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, BC को वो D पर कट कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज होती है, सिंपल डायग्राम होता है। जो डेटा दे रखा उसको लिख लो भाई। AB की वैल्यू हमें 12 दे रखी है, AC की जो वैल्यू है वो हमें 15 दे रखी है, B से C तक की जो सारी वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है? 18 दे रखी है। आपको बताया था कि अगर आप इसका सीधे सीधे रेशियो लिखना चाहते हैं कि BD और DC का रेशियो क्या होगा, तो इस साइड का और इस साइड का जो भी रेशियो बनेगा वो BD रेशियो DC आएगा। प्रूफ करवा के लिखवा दिया है। हालांकि रेलवे के लिए जब हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी तब नहीं पढ़ाया, मॉक टेस्ट के अंदर आपको ये बात मैंने पढ़ा दी थी कि ये सवाल बार बार थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। हालांकि एसएससी में नहीं, रेलवे में नहीं देखा एंगल बाइसेक्टर का सवाल, लेकिन आसान कैटेगरी का है तो इसको भी सीख लो। कट करना जरा, 3 से कट करोगे तो ये 4 आ जाएगा, इससे करोगे 5 आ जाएगा। इसका मतलब 4:5 भुजा में जो आपके पास BC है उससे D डिवाइड करता है। टोटल कितना हो गया भाई आपका? 9। 4 और 5 9। 9 किसको बताता? 18 को जस्ट डबल किया है। BD की लेंथ पूछ रहा है, जस्ट डबल कर दोगे तो कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। सीधे सीधे ये सवाल सोल्व हो जाता है। और अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रयास करें इसका डायग्राम आप हटा ले जाएं, ये दिमाग में छप जाता है, क्योंकि एसएससी ने तो ऐसे सवाल कई बार रिपीट किए हैं, इवन प्री में भी, मेंस में भी, दोनों ही एग्जाम में। देखो, कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है, वह संख्या क्या है? सिंपल सा विचार करना, 125% हो गई खुद की, 100% थी, 125% हो गई, कितना बढ़ाई भाई? 25%। बढ़ाने की वैल्यू वैसे बता रहा है कितनी है? 40। तो 25% किसको बताता है? 40 को। ओरिजिनल नंबर 100%, तो 25% को 4 से गुणा कर दोगे तो 40 को भी 4 से करोगे, ओरिजिनल नंबर आपका 160 आ गया। अगर आपसे पूछता है कि बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, तो सीधे सीधे 40 ऐड कर दो, 200 हो जाएगी। चलो भाई सवाल नंबर 15, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना। देखो ये आपको पैटर्न अच्छे से आना चाहिए। x + y + z आपको 1 दिया, x² + y² + z² 2 दिया, क्यूब के पैटर्न में 3 दिया। आपसे पूछा है x, y, z की वैल्यू क्या होगी। जो 3 बातें दे रखी है उन्हीं को यूज करके सवाल सोल्व होगा। अलजेब्रा पढ़ाया, मॉक टेस्ट चले, फिर मैंने आपको कहा, बार बार ही कहा इस बात को कि अलजेब्रा में गिने चुने 5-6 फॉर्मूले हैं, उनको हर डायरेक्शन से कवर कर दे जाओ। हर डायरेक्शन से कवर करने का फायदा ये होगा कि आपको एग्जाम में वर्क नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप लिखते हैं यहां पर x³ + y³ प्लस का z³ माइनस का 3xy और z, ये क्या बनता था आपका इधर? x + y + z। ये सारी बातें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं और ये बेसिक वाला तो आपको याद भी है। यहाँ क्या आता था भाई? x² y² z² माइनस का xy + yz + zx। अच्छा स्क्रीन से बाहर चला गया है, स्क्रीन से इसको अंदर की तरफ पकड़ के लाते हैं। देखना भाई, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, पढ़ रखा है। आपके पास क्या है इस फॉर्मूले में? आपके पास ये वाला डेटा है फॉर्मूले में, ये वाला जो डेटा इसकी वैल्यू पूछ रहा है, आपके पास ये भी डेटा है, आपके पास ये भी डेटा, आपके पास वो वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप करोगे क्या भाई?
सीधा सा काम है, आपको एक तो ये सिखा रखा था कि इनको डिटेल में लिखा करें। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करते हो तो आपके पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस का क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, सॉरी प्लस का एक्स वाई, वाई जेड और जेड का एक्स, ये लिखते हो। एक तो तरीका आपके पास ये है कि आपको दोनों फॉर्मूले बेहतर तरीके से आते हैं तो आप कमांड कर ले जाओगे। एक तरीका ये है कि आपने पहले और भी ज्यादा काम कर रखा है और आपको उस पार्ट की नीड हुई तो उसको आपने रिप्लेस क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में 2। हालांकि ये काम थोड़ा पेचीदा है, तो बेटर क्या रहेगा, ये जो काम है आपका ये आपके माइंड में सेट हो। ठीक है, कैसे भाई, एग्जाम में आप डील करते सवाल को, एग्जाम में कहां से शुरुआत होती भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3 हो गई माइनस 3 गुणा में एक्स वाई जेड क्वेश्चन मार्क बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका 2 हो गया, माइनस का साइन। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये नहीं निकालना आता तो इस पर आप अलग से दिमाग लगाते हो, क्या कि भाई जब मैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करता हूं ये डेटा आता है, तो मैंने क्या किया, होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मैं इधर लेकर चला गया जिसकी वैल्यू मुझे उसने 2 बता रखी है, मुझे तो इतनी वैल्यू चाहिए तो इस 2 का क्या कर देंगे हम लोग, डिवीजन। ये बात अगर आपकी क्लियर है तो आपकी स्पीड को मेंटेन होने से कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज एग्जाम हॉल में बैठ करके ये चलो फॉर्मूला सीधे था इसको उतार रहे हो, कैलकुलेशन भी एरर भी हो सकती है, कई सारी संभावनाएं बनती हैं। चलो अब तो कुछ था ही नहीं, सोल्व कर लें। देखो ये क्वेश्चन मार्क माइनस 3 माइनस 3 इंटू में क्वेश्चन मार्क बराबर, इसको देखना 1 में से 2 चला गया, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये वैल्यू आ गई 5/2। इसको इधर भेज दोगे ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 1/2, 3 का डिवीजन कर दोगे 1/6। एग्जाम में करने लायक बात यही है। और ऐसा कब कर सकते हो, जब आपको दोनों फॉर्मूलों के ऊपर आपकी एकदम शानदार तरीके से कमांड है। कमांड बनेगी कैसे, हमेशा जब भी ऐसा कोई सवाल देखें, आपको कई सारे सवाल करवा दिए होंगे, मेरा अनुमान है रेलवे की सीरीज में हमने ऐसे डिफरेंट टाइप के 40 से 50 सवाल कर दिए हैं, 40 से 50 सवाल कर चुके हैं हम लोग। जब हमने सिलेबस किया, जब हमने मॉक टेस्ट लगाए, रिवीजन में भी कुछ सवाल हुए, रिवीजन हालांकि रिपीटेड ही था आपका, फिर भी अलग अलग हम लोग सवाल माने तो हमने 40-50 सवाल कर दिए। हर सवाल को थोड़ा सा आप टाइम दें। आज अगर आप सवाल को टाइम देंगे तो बिल्कुल आपको एग्जाम हॉल में बैठकर टाइम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आज आप इन सवालों को टाइम नहीं देना चाहेंगे, कोई आपको गाइड करने वाला भी है, फिर याद रखना एग्जाम हॉल में बैठ करके ये आपका टाइम लेंगे। आप नहीं देना चाहेंगे तो भी लेंगे कि मुझे सोल्व करना है तो पहले इस बात को लिख, उसमें सारी वैल्यू रख, फिर इस वैल्यू को निकाल। और पहले अगर आपने अच्छे से टाइम दे दिया, बिल्कुल एग्जाम हॉल में धड़ल्ले से धूमधाम से आपका काम चलेगा। तो मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाहता हूं उन बातों को थोड़ा सा ठीक तरीके से सीरियस लिया करें, आपका उद्धार हो जाएगा। बाकी कॉर्नर के अंदर CGL का स्कोर लिखा हुआ है और इसके आसपास का स्कोर कई बार मेंटेन किया है। देखो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। आपने पैटर्न देखा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, तो आपने क्या देखा, x तो अकेला क्रिएट कर ले और इधर नीचे 1 अपॉन 3x कर दे। तो पहले जो बात है उसमें 3x का डिवीजन कर दिया तो क्या बचा x, फिर मैंने 1 में ही डिवीजन किया तो 1 अपॉन में 3x, मेरा -5 उधर चला गया, x से x कट गया, क्या बचा 5/3। अब क्या सीख रखा था, इससे इसके स्क्वायर में जाओगे तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर 25/9 -2 करते थे, ठीक है। फिर ये जो मल्टीपल होता था इसका तो एक ही है, इसका क्या है 1/3, ये लिख लो। नो एलसीएम आ गया, 25 में से आप क्या लेस करोगे, सीधे सीधे कर दो, 6 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 19। 19/9 सोल्व करोगे तो 21/9, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। ऊपर वाली बात अगर आप चाहते तो लिखने की नीड नहीं थी क्योंकि वो सीधे सीधे आपको दिख रही है। चलो भाई सवाल नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से सवाल को देखना। देखो किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित कर दिया जाता है, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे 35% बढ़ा दिया।
यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत आपको निकालना है। फर्स्ट टाइम अगर आप रीड करते हैं तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। कन्फ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि ऐसे केसेस के आप 90% सवाल वो देखते हो कि मूल्य को 50% बढ़ा दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। लाभ कितना? 100 कीमत थी, 50 बढ़ाई 150, 20% का डिस्काउंट, 30 की कमी, 20 का लाभ हो गया। अमूमन 90% सवाल ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। सवाल ये भी आसान है, बस इसमें क्या दे दिया उसने, स्टार्टिंग में लाभ दे दिया। और उन सवालों से ये एकदम नकली है। कैसे? 100 रुपए की चीज थी, 135 रुपए लिख दिए। 100 रुपए की चीज है, 20 का लाभ लेकर 120 में बेचेगा। तो इसका मतलब आर्टिकल पर उसने कीमत कितनी लिख रखी है भाई? आर्टिकल पर उसने कीमत लिख रखी है 135। आर्टिकल को बेच कितने में रहा है? 20 के अंदर, 120 के अंदर। डिस्काउंट कितने का? 15 का। 15 9 35, 1/9 क्या होता है भाई? परसेंटेज की टेबल याद है आपको? 11 1/9%। ठीक है, तो ये ऐसा सवाल आप ध्यान से देखना। सीधे सीधे वैल्यू कट रही है, इसका डेटा भी आसान है, तो आप सीधे सीधे आप इसे वर्बली डील कर सकते हैं। देखो भाई, 5 अंकों की एक संख्या x y 2 3 5 है जो 3 से डिविजिबल है। x और y इस प्रकार के अंक है कि x + y < 5 है। x और y के संभव मान निकालो। स्टार लगा लेना, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी संख्या अगर 3 से डिविजिबल है तो इसके अंकों का योग करोगे x + y + 5 3 8 और 2 10/3। इसका डिवीजन जाना चाहिए। मैं इसमें डिवीजन करता हूं, मुझे नहीं पता क्या रिमाइंडर आएगा। इसमें करता हूं, क्या आएगा नहीं पता। 10 में मैंने 3 का डिवीजन कर दिया, 9 तक चला गया तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो आप अब इसे आसानी से डील कर सकते हैं कि आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करना है जहां शर्त क्या है आपकी, x + y या तो < हो या = में हो, 5 के बराबर हो। x और y के आपको पेयर बनाने हैं, वैल्यू लिखते जाना है। देखना, ये जो वैल्यू है ये क्या है? 3 का मल्टीपल। और ध्यान और क्या रखोगे? या तो पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हो इसमें, या 0 रख सकते हो, कहीं नेगेटिव तो रख नहीं सकते क्योंकि चलती हुई संख्या में बीच में माइनस नहीं आता। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो ये 0, ये 1, 3 का मल्टीपल बनाना है तो y की वैल्यू मैं 2 रख सकता हूं। रखी मैंने, 3 बन गया, बात सेट हो गई। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, इसकी वैल्यू मैं 5 रख दूं क्योंकि ये फिर 6 होगा, ये तो 0 हो गया, तो यहां पर भी कॉम्बिनेशन सेट हो गया, ये कंडीशन भी जस्टिफाई हो गई। इसे मैं 0 रखूं, ये 1 है, एक मल्टीपल 3 बनाया था, एक 6 बनाया था, अब 9 बनाना पड़ेगा, तो यहां क्या रखोगे? फिर 8 रखोगे। लेकिन अगर यहां 8 रख दिया तो 0 + 8 कंडीशन आपकी क्या होगी? जस्टिफाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है। x, y का पैटर्न बताना है तो इसी चीज को एक बार आप रिपीट करके लिख दो, 2, 0 और 5, 0 लिखा जा सकता है। चलो एक कॉम्बिनेशन और बनाने का प्रयास करते हैं। x की वैल्यू आपने 1 ले ली, 1 और 1 आपका 2 हो गया, इसमें आप 1 जोड़ते हो, 3 हो गया, 3 का डिवीजन लग रहा है। x की वैल्यू आपने 1 ले ली, 1 और 1 2 हो गया। अगर आपको 6 बनाना है तो इसको क्या बनाओगे? 4 और 1 5, ये भी जस्टिफाई। इसी को इंटरचेंज करके आप 4 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, उसने x, y ये बात लिख रखी है। अब अगर मैं लिखना चाहूं, यहां पर ध्यान से देखना, 2 के लिए मैंने कॉम्बिनेशन मेरा बना ही लिया। अगर मैं रखना चाहूं यहां पर 3, तो देखना जरा, अगर मैं यहां पर रख दूं वैल्यू मेरी 3 x की जगह, और यहां पर देखो 3 और 1 4, तो इस वाली वैल्यू को मुझे क्या रखना पड़ेगा? 2। 3 और 2 5, फिर इसको भी 2 3 लोगे। और कोई संभावना दिख रही है कि 4 1 की आ गई, तो देखो x की जगह 0 की भी आ गई, 1 की भी आ गई, 2 की भी आ गई, 3 की भी आ गई, 5 की भी आ गई, 4 की भी आ गई। इतनी संभावनाएं हैं। 3 2 5 और 4 9, 2 कॉम्बिनेशन आपके पॉसिबल हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रिजल्ट होगा। ठीक है, कहां से उठाया गया सवाल है? रैंडम, एसएससी में मेरे सामने किसी पेपर में देखने को नहीं मिला है, रैंडम किसी मॉक टेस्ट का ये सवाल है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा आपके सामने रखता जाऊं। आपने जो पढ़ा है, जैसा एग्जाम में आता, उसके कंपैरिजन में तो हमने काफ़ी ज़्यादा अपना लेवल बूस्ट कर दिया है। फिर भी हर मॉक टेस्ट में अपना पर्पज ये रहता है कि कुछ ना कुछ सीखते रहें।
कि डेली आपको कुछ लगे कि यार सर मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, इसमें सच में इंप्रूवमेंट हो रहा है। वो ढर्रा नहीं पकड़ रखा हम लोगों ने कि उठा करके 15, 20, 30 सवाल आपको करवाने हर रोज, वही पुराने वाले सवाल कर रहे हैं, मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं। नहीं, हर चीज के अंदर मैं आपको ये कहता हूं इन मॉक टेस्ट को देखना, इसका मतलब आप में इंप्रूवमेंट होगा। और अगर आप भविष्य में एसएससी की एग्जाम देंगे या रिसेंट में आईबी की जो एग्जाम होगी वो देंगे, या आप स्टेट लेवल की कोई एग्जाम देते हैं, बिल्कुल इनको पढ़ा करें, आपका लेवल काफी अच्छा होगा। चलो भाई, 19 नंबर का जो सवाल है इसमें आपसे पूछा है इसने कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक। और इसको जब आप सोल्व करते हैं थोड़ा ये ध्यान रख लें, पहले 0 0 उठा लिया, फिर 1 पर देख लो, फिर 2 पर देख लो, 3 पर देख लो, 4 तक और 5 तक आपको मैक्सिमम चेक करना है। अदरवाइज तो आगे जाओगे तो फिर वो सम वैसे ही कॉम्बिनेशन जो इक्वेशन का वो बिगड़ जाएगा। चलो भाई देखना जरा, ठीक है, देख लेना, शायद हमने 2 और 4 का कॉम्बिनेशन ना बना लिया हो, वरना 6 बन जाता वो। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 30 की पावर 5 यूनिट डिजिट। क्या करते थे भाई, पावर में 4 का डिवीजन करते थे। फिर क्या करते थे, फिर ये देखते थे कि अगर पूरा पूरा डिविजिबल है तो पावर 4 को सोल्व करके उसकी वजह से यूनिट डिजिट लिख दो। या फिर क्या करोगे, रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा, उसे सोल्व करो। हर पावर में आप डिवीजन करोगे तो 1 की पावर 1 बचेगा, रिमाइंडर 1, फिर 2 की पावर रिमाइंडर 1, 3 की पावर रिमाइंडर 1, ऐसे ही ये 30 तक चला गया। तो इसका मतलब ये ऊपर 1 1 लिखा हुआ है, इससे कोई चमत्कार तो होना ही नहीं है। 1 की पावर 1 बोलो या 1 बोलो, 2 की पावर 1 बोलो या 2 बोलो, असल में इसको जब आप ऐड करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगा वही यूनिट डिजिट होगा। इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये चीख चीख करके आपको कह रहा है कि मैं नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन हूं और मुझे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से सोल्व करो। तो n की वैल्यू 30 है आपके पास और n प्लस 1 की 31 हो जाएगी। 2 का भाग दोगे, 30 को 2 से काट दिया, 15 आ गया। अगर आपने ऐसा सवाल जीवन में एक बार कर रखा है और आपने यूनिट डिजिट को रट नहीं रखा है तो सीधे सीधे ऐसे सोल्व होगा। और ऐसे में ही भी 5 गुणा 1 करोगे, आगे सीधे क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 5। ठीक है, कुछ भी ज्यादा करने की नीड नहीं थी, फिर से लिखने की भी नीड नहीं थी। नंबर्स को आपने देखा, सीधे सीधे बात को पकड़ लिया कि ऐसे मामला आपका चल रहा है। देखिए भाई 20 नंबर का जो सवाल है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डैश 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 फैक्टोरियल 7 8 9, 12 का डिवीजन। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है भाई, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 2 की 2, फैक्टोरियल 3 की 3 गुणा 2 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगले में क्या होगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 12 का डिवीजन करना है। देखो फैक्टोरियल 4 में 4 गुणा 3 12 का कॉम्बिनेशन है, अगर आप 12 का भाग देंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 0। फैक्टोरियल 5 में भी आप गौर से देखते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 बन रहा है ना, मतलब फैक्टोरियल 4 में जो चीज़ बन चुकी है वो आगे के हर फैक्टोरियल में बनेगी। 12 का डिवीजन लगेगा तो सारी चीज़ें डिविजिबल ही है, तो असल में 6 कितना सा ही करना, उनमें तो भाग जा ही रहा है। 6 2 8 1 9, 9 में 12 का भाग दोगे तो क्या आएगा, ये असल में आएगा क्या, यही रिमाइंडर आ गया, आगे भाग तो जा नहीं रहा है। और सोल्व करके आपसे पूछता नहीं है कि 3/4 लिखोगे फिर आंसर बताओगे, नहीं, 12 का डिवीजन किया, आगे नहीं गया डिवीजन, तो रिमाइंडर आपका 9 आ गया। देखना 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4 किया हुआ एक बार का सवाल है वैसे तो। देखना पहला पार्ट अगर आप सोल्व करते हो तो आप क्या पाते हो, 1 माइनस 1/3, 3 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1 2, ये बना आपका 2/3। अगले में देखोगे तो 4 माइनस 1 3/4, ये बन रहा है। अगला देखोगे तो कितना बना भाई, 4/5 डैश 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 n माइनस 1 अपॉन में n। आगे अब देखो कटिंग देखना, इसका नीचे का पार्ट ऊपर से, इसका नीचे का पार्ट इसके ऊपर से, इसका नीचे का पार्ट इसके ऊपर से, इसका नीचे का पार्ट इसके ऊपर से, रिजल्ट क्या आया, 2 यहाँ से और n यहाँ से, तो रिजल्ट हमारा हो गया इस सवाल का 2/n, लिखा जा सकता है। चलो सवाल नंबर 22 की हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या कहा, एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात कितना है, 1:x है। जब 300 मिलीलीटर मिश्रण और
50 मिलीलीटर पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो x का मान देखो, सीधी सी बात क्या कह रहा है, 300 मिलीलीटर तो मिक्सचर है, इसमें 50 मिलीलीटर पानी मिला दो, तो एक तो बर्तन मिश्रण का है ही, फिर इसके अंदर आप पानी मिलाओगे तो एक नया मिश्रण और बन जाएगा जो 350 मिलीलीटर का होगा। पहले बर्तन के अंदर एसिड और वाटर है, दूसरे में भी एसिड और वाटर है। हमने सीख रखा है ऐसे सवालों का समाधान FOF मेथड, फोकस ऑन फिक्स मेथड। और ये मेथड क्या कहता है, इन दोनों में जो क्वांटिटी है, पहले 300 लीटर का मिश्रण था, 50 मिलीलीटर आपने इसके अंदर पानी मिला दिया, तो इसमें और इसके अंदर एसिड आपका क्या है भाई, फिक्स है। साफ साफ पता चल रहा है, पकड़ने का तरीका भी देखा था, लैंग्वेज में ही बता देता है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, एसिड फिक्स है तो पहला 300 मिलीलीटर का है, टोटल एसिड कितना है अभी इसके अंदर 1, और एसिड प्लस वाटर, तो इसका मतलब 1/1 + x पार्ट इसका आपके पास एसिड आ गया। अगले में देखना कितने मिलीलीटर का हो गया अभी 350, इसके अंदर एसिड कितना है 2, और टोटल 2 + 5 7, मतलब 350 का 2/7 पार्ट निकालेंगे, वो एसिड की क्वांटिटी। 300 का 1/1 + x निकालेंगे, एसिड की क्वांटिटी। सोल्व कर दें, ये इससे कटा, 7 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 6 बार, ठीक है, और 6 और 2 इससे काटोगे 3 बार। 3 बराबर क्या आ गया आपका x + 1। x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई हमारी भाई 2, लिखा जा सकता है। आसान है, कोई तनाव नहीं लेना है, FOF मेथड आपको आता है। और एक आपका ये सवाल था 14 नंबर का, जो हमने डिस्कस कर लिया है स्टार्टिंग के अंदर ही। तो आज का सेशन अपना यहीं तक है। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा ये वाला। नीचे जो वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, आप इसको ज्वाइन कर लें। थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक होने की वजह से मैं PDF नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन आपको PDF मिल जाएंगी और बाकी आप सेशन देख लेते हैं। एडवांस मैथ हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, वैसे ही इनके सवाल आपको लिखने ही हैं। अर्थमेटिक में कॉन्सेप्चुअल सवाल मिलते हैं, हालांकि कैलकुलेटिव नेचर वगैरह के, तो एक आधा सवाल ऐसा मिले आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है तो उसे नोट्स में इन्वॉल्व कर लो, बाकी तो सारे के सारे सवाल आपको देखने ही हैं। क्लास को अगर आप बाद में देखते हैं तो क्या कर लें भाई, जैसे ही क्लास चली 2x पर आपने मान लो कर लिया, सवाल आया स्क्रीन पर पॉज किया, लिख करके देखा, एक बार उसका सॉल्यूशन भी देख लो। 2x में देखने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मैंने जो सॉल्यूशन किया है वो बेहतर है तो उसको शामिल करो, और अगर आपने खुद से ही एक अच्छा मेथड डेवलप कर रखा है तो फिर समस्या ही क्या है। ठीक है, सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर किया करें, आपकी कोई सजेशन है वो भी रखा करें आप कमेंट के थ्रू, क्योंकि मैंने आपको कहा है या तो आज नाइट के अंदर ही मैं इनको देख लेता हूँ या अगले दिन उनके कमेंट्स देख लेता हूँ, और उसके हिसाब से हम लोग कोई छोटी मोटी प्लानिंग है अपनी वो चेंज कर लेते हैं। किसी पर्टिकुलर सवाल में डाउट आ रहा है तो उनके बेसिस के ऊपर अगले आने वाले 1-2 मॉक टेस्ट में ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देते हैं। तो इन कमेंट्स का इंपॉर्टेंस इतना सा ही है। चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।